एनसीआर में जहरीली हवा सचमुच लोगों की जान ले रही है। दिल्ली की हवा में सांस लेकर लोग अपनी उम्र कम करते जा रहे हैं। इस पर अब वैज्ञानिकों ने मोहर लगा दी है। मामला चिंताजनक है, लेकिन हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। 2 दिन तक दिल्ली में हवा की क्वालिटी में मामूली सुधार आया था, लेकिन मंगलवार को फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत बदतर होती चली गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने आज शाम 5 बजे दिल्ली की हवा का डरावना डाटा जारी किया है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 नापा गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। आईटीओ का AQI भी बहुत खराब था। यहाँ पॉल्यूशन मीटर 382 तक जा पहुंचा। यही हाल मंदिर मार्ग का भी रहा, जहां हवा की गुणवत्ता का स्तर 368 रिकॉर्ड हुआ। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 दर्ज किया गया, जबकि मुनका में AQI 414 था, जो सेहत के लिए गंभीर रूप से खतरनाक है। एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रहा। नोएडा में हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 387 मापा गया। हरियाणा के गुड़गांव में AQI 301 था, जबकि फरीदाबाद में 380, जिसे बहुत खराब माना जाता है। हवा में प्रदूषण बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि हमारी आपकी सबकी उम्र कम हो रही है। दिल्ली में फेफड़े में इंफेक्शन और सांस की बीमारियां अब कई गुना रफ्तार से बढ़ रही हैं। हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी यानी IITM ने अमेरिका में कोलोराडो के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के साथ 2011 में स्टडी किया था। तब माना गया था कि जहरीली हवा के चलते दिल्ली के लोगों की उम्र करीब 6.5 साल कम हो रही है। अब शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला है कि दिल्ली के लोगों की उम्र 10 साल तक कम हो गई है। दिल्ली में घटती उम्र और बढ़ते प्रदूषण का रिश्ता 2016 के पॉल्यूशन लेवल के आधार पर तय हुआ है। पॉल्यूटेंट हवा में जो 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए 2.5 PM वाला, वो अभी 110 एवरेज दिल्ली में हो रहा है। और ये पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, पूरे 1 साल है। तो निश्चित रूप से ये हमारा जिंदगी में कैंसर, लंग बढ़ा रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ा रहे हैं, इन्फेक्शंस बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर बेहतर एयर होती तो हमारे को 4 से 10 साल और बढ़ सकते थे। दिल्ली में प्रदूषण का जहर तभी थोड़ा कम होता है जब बारिश होती है। फिलहाल बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं है, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय ने नकली बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कराने का फैसला किया है। हो सकता है कि आपको अचानक अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बेमौसम बारिश का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आपको अचानक आसमान में धुआं छोड़ते हवाई जहाज नजर आए और कुछ ही घंटों में झमाझम बारिश होने लगे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सरकार ने आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड सीडिंग कराने की पूरी तैयारी कर ली है। परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हुई, जो मतलब जैसे सामान्यतः एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 तक होना चाहिए, अधिकतम 100 होना चाहिए, लेकिन जब वो 400-500 उस स्तर से जब अधिक बढ़ जाता है तो इस बात का खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि इस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से रेन कराकर उसको कंट्रोल किया जाए। आप लोगों ने तैयारी शुरू कर ली? हाँ, इस चीज के लिए हमारे विभिन्न मंत्रालय और हमारे वैज्ञानिक मिलकर इस पर तैयारी कर रहे हैं। अब दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने का क्या चक्कर है, ये भी समझ लीजिए। प्रदूषण से निपटने की नई तैयारी के तहत आर्टिफिशियल बारिश का विकल्प आजमाने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल रेन से हवा साफ होगी। चीन में ऐसा प्रयोग धड़ल्ले से होता है और दिल्ली में भी 2016 से ही इस पर विचार चल रहा है। कहा जा रहा है कि मौसम विभाग और पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन के लिए तैयार है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है। इसके लिए इसरो, IIT कानपुर और वायुसेना की मदद ली जा रही है। आर्टिफिशियल बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आसमान में पहले से मौजूद बादलों को केमिकल से घना बनाया, जहां से आसमान में केमिकल छोड़े जाते हैं। इसमें ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड से आसमान में पहले से मौजूद हल्के फुल्के बादल भारी हो जाते हैं। उन बादलों से सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन होने से बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग की कामयाबी हवा और आसमान में मौजूद बादलों पर निर्भर करती है। बादलों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए मौसम विभाग अपने डॉपलर रडार की मदद लेता है। चूंकि क्लाउड सीडिंग के लिए मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर बादलों ने साथ दिया तभी इस हफ्ते आर्टिफिशियल बारिश का प्रयोग हो पाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री के चेंबर के बाहर ही एक शख्स ने केजरीवाल पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय की हैं। सीएम केजरीवाल अपने चैम्बर की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक शख्स हाथ में कोई कागज लेकर उन्हें देने के लिए बढ़ता है।
केजरीवाल कागज लेकर अपने चैम्बर की तरफ मुड़े, तभी उस शख्स ने उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। इस हमले में उनका चश्मा टूट गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। इस शख्स का नाम अनिल शर्मा है, जो नारायणा का रहने वाला है। अब इस घटना पर सियासी जंग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है, तो बीजेपी इसे केजरीवाल की खबरों में बने रहने की नौटंकी बता रही है। ये कैसे हो रहा है? ये जानबूझ की साजिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास काम का जवाब तो है नहीं कोई। बीजेपी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सीएम पे हमला करवाने की साजिश कर रही है। तो मैं चाहूंगा इसमें इंक्वायरी हो, क्योंकि केजरीवाल साहब कई दिनों से खबरों में नहीं, खबरों में जाने के चलते काफी करते हैं। वो इस प्रकार की बातें पहले ही आती है, परंतु अगर इस कारण से भी तब भी कंडेमनेबल है, और किसी ने अपने गुस्सा इजहार किया तब भी कंडेमनेबल है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुलिस उसमें ठीक इंक्वायरी करेगी और ठीक जांच कर जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उधर दिल्ली पुलिस ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। उसका कहना है कि आरोपी शख्स का पास सीएम ऑफिस से ही बना था। देश का गद्दार आजाद हिंदुस्तान एक सच्चा देशभक्त है। उसकी मां बीमार है, वो मदद के लिए सीएम से मिलने पहुंचा था। बाकी मामले की जांच की जा रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में जारी विवाद पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में अहम सुनवाई हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर टल गई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सीवीसी की रिपोर्ट पर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का सीलबंद जवाब मीडिया में लीक होने से भड़के हुए थे। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन से मुखातिब हुए। उन्होंने नरीमन को मीडिया रिपोर्ट थमाते हुए पूछा कि आलोक वर्मा की ओर से सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हुई। इस पर नरीमन ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि रिपोर्ट कैसे लीक हुई। नरीमन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब आलोक वर्मा को सोमवार को ही जवाब दाखिल करना था तो वो और समय क्यों मांग रहे थे। नरीमन ने कहा कि उन्हें इसकी भी जानकारी नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने भड़कते हुए कहा कि आप में से कोई भी आज सुनवाई के लिए डिजर्व नहीं करता। इसके बाद सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी गई। सोमवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीवीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल किया था, लेकिन ये जवाब कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हो गया। चीफ जस्टिस इसी बात से नाराज थे। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की वजह से सुर्खियों में आई बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की भागम भाग आखिरकार खत्म हो गई। आज बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में मंजू वर्मा ने सरेंडर कर दिया। शेल्टर होम कांड से जुड़े आर्म्स एक्ट केस में मंजू वर्मा करीब 3 महीने से फरार चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ और बिहार पुलिस की लगातार छापेमारी के बीच आज नाटकीय अंदाज में मंजू वर्मा कोर्ट पहुंची। मंजू ने बुर्का पहना हुआ था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो अपनी प्राइवेट कार की जगह टेम्पो से कोर्ट पहुंची थी ताकि किसी को भनक न लगे। कोर्ट परिसर में वो कई बार बेहोश होती दिखी। बीच बीच में मंजू वर्मा को उनके सहयोगी दवा खिलाते भी दिखे। मंजू वर्मा को कोर्ट ने 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हमारी जो पुलिस है वह लगातार बहुत सारे ठिकानों पर और जहां जहां हमें सूचना मिलती जा रही थी लगातार हमारी छापेमारी हो रही थी। हम अपने काउंटर पार्ट जो अन्य राज्यों के उनके साथ लगातार कांटेक्ट में भी थे और उनकी मदद से भी बहुत सारी छापेमारी की गई और इसी के फलस्वरूप जो है उन्हें मजबूर होकर न्यायालय में आत्मसमर्पण करना। उधर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संचालक और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की राजदार मधु मैडम ने भी सरेंडर कर दिया। मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट में शाइस्ता परवीन उर्फ मधु मैडम ने आत्मसमर्पण कर दिया। शेल्टर होम में 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले की मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी मधु को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और बिहार पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रही थी। अब जब मधु ने सरेंडर कर दिया है तो खुद को पाक साफ बता रही है। मधु जी राजदार बताया जाता है ब्रजेश ठाकुर की, क्या कहेंगे इस पे आप लोगों की मेहरबानी है। क्या कहेंगी, बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में मैं कैसे कह सकती हूँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, न मैं बालिका गिरी को जानती हूँ। जी, जो इतने सारे बच्चों के साथ रेप की पुष्टि हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? आप काफी दिनों से वहाँ जमी भी थे। हाँ बिल्कुल, काफी दिनों से मैं रही हूँ, मेरी स्टार्टिंग से वहाँ से हुई है, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है क्योंकि वो प्रोजेक्ट दूसरा कोई देखता था। हर प्रोजेक्ट सबका अलग अलग बटा हुआ है। तो आप जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज है आप उनसे बात करेंगे तो मुझे लगता है शायद वो ज्यादा आपको मदद कर पाएंगे। और क्या कुछ कहेंगे ब्रजेश ठाकुर के बारे में? उनके काफी नजदीकी हैं आप? नजदीकी नहीं है, जस्ट एक कर्मचारी
कर्मचारी हूँ मैं, वहाँ पे कर्मचारी थी जो काम मैं करती थी, इसके अलावा और कोई मेरा वास्ता नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चुनावी सियासत से संन्यास लेने की तैयारी कर ली है। बीजेपी की दिग्गज नेता और बेहतरीन वक्ता सुषमा ने ऐलान किया कि वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि उनकी सेहत साथ नहीं दे रही। सुषमा मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद है और हाल ही में उनकी सेहत काफी खराब हो गई है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। क्या अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, वैसे तो पार्टी तय करती है, लेकिन मैंने अपना मत बना दिया कि मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। मेरे स्वास्थ्य की मर्यादा है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने अगली सरकार की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। आज छत्तीसगढ़ के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान पूरा हुआ। राजधानी रायपुर समेत 19 जिलों की 72 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। करीब 72% मतदान दर्ज हुआ है। पहले चरण में बस्तर संभाग के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18 सीटों पर अच्छी वोटिंग देखी गई थी। इस बार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बीएसपी के गठबंधन का मुकाबला है। चौथी बार रमन सिंह सरकार की अग्नि परीक्षा हो रही है। रमन सिंह का दावा है कि इस बार भी उनकी सरकार बनेगी। चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। इस बार जो बड़ा एक लक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था कि 49-50 नहीं 65+ का टारगेट पूरा करना है, तो ये उम्मीद करते हैं कि 65+ का टारगेट हम अचीव करेंगे। 15 साल का जो डेवलपमेंट हुआ है, जनता ने सरकार की नीतियों और योजनाओं पे अपनी सहमति जाहिर की। जब छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान चल रहा था तो दिल्ली में कांग्रेस शिकायतों का पुलिंदा लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हुई थी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान गड़बड़ियों का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चिरमिरी में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के घर ईवीएम बरामद की गई, जो संगीन मामला है। कांग्रेस ने ये भी शिकायत की कि सामरी में बीजेपी प्रत्याशी ने मतदाताओं के बीच 2 लाख रुपए बांटे हैं, जिसे लेकर कार्रवाई हो। कांग्रेस को ये भी आरोप है कि अंबिकापुर में जानबूझकर देरी से मतदान शुरू किया गया। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर 1990 वाले सभी स्टेक होल्डर काम पर लग गए हैं। वीएचपी की अयोध्या में 25 नवंबर से 3 दिन की धर्म सभा है, जिसे आरएसएस का समर्थन भी हासिल है। बीजेपी पर दबाव बढ़ाने के लिए शिवसेना भी मैदान में उतर आई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 25 नवंबर को अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं। उद्धव का साफ कहना है कि उन्होंने बीजेपी की पोल खोलने के लिए ही अयोध्या जाने का फैसला किया है। वो बीजेपी को याद दिलाना चाहते हैं कि राम मंदिर के लिए पिछले 4 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आजचे दिन हा जुमला होता, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये येणार हा जुमला होता, तर राम मंदिर हा सुद्धा जुमला आहे का? ह्याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावून टाका ना काय तो। उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले शिवसेना नेता संजय राउत लखनऊ पहुंचे। संजय राउत का 1 महीने में तीसरा यूपी दौरा है। राउत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और उद्धव ठाकरे का एजेंडा भी साफ कर दिया। बात सब ठीक है। 24-25 का उद्धव जी का जो प्रोग्राम है, अयोध्या यात्रा है, राम मंदिर का विषय है, अंदर की बातें अंदर। अयोध्या में हलचल बढ़ गई है। यूपी सरकार की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। कल इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के एसपी को निर्देश दिया है कि विवादित जमीन तक किसी को जाने न दिया जाए। आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के बाहर ही पोस्टर लगा दिए गए। ये पोस्टर आरएसएस की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें 25 नवंबर को अयोध्या कूच करने की अपील की गई है। जाहिर है कि संघ और वीएचपी ने धर्म सभा को राम मंदिर के लिए बड़े आंदोलन का प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर ली है। संघ कह चुका है कि ये धर्म सभा राम मंदिर के लिए हिंदुओं का शक्ति प्रदर्शन है। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का बड़ा बयान आया है। इकबाल अंसारी ने बयान दिया है कि अगर राम मंदिर पर सरकार कानून लेकर आती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। इकबाल का यह बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि वो हमेशा कहते रहे हैं कि अयोध्या मसले का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए। कानून बनाया जा रहा है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बनावे कानून। अगर कानून बनने से देश का भला हो रहा है, अमन चैन है, तो कानून बनावे, कानून को मानेंगे। अगर ये कानून बनता है तो लाइए कानून, हमें कोई ऐतराज नहीं है। राम मंदिर बन जाए कोई ऐतराज नहीं। किसी के लिए कोई कानून बने, कानून बने, हम उसको मानेंगे। वीएचपी अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है तो वीएचपी से निकाले गए प्रवीण तोगड़िया बीजेपी को ललकारने में जुटे हैं।
गाजियाबाद के डासना में देवी मंदिर पहुंचे तोगड़िया ने महंत यतीदानंद का समर्थन किया। महंत यतीदानंद जनसंख्या रोकने के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर अनशन पर हैं। तोगड़िया ने यहां भी राम मंदिर के लिए बीजेपी को जमकर कोसा और कहा कि राम मंदिर न बनने पर जनता 2019 में बीजेपी को जवाब देगी। 4.5 साल में क्यों नहीं बनाया उसका उत्तर दो। पहले क्या पेट में दुख रहा था, तो क्या मंदिर नहीं बनाया और मस्जिद क्यों चले गए, वो हिंदुओं को समझाओ। क्या सरकार से कहना चाहेंगे कि अब 4.5 सालों में कुछ नहीं कहेंगे, 2019 में देश की जनता कहेगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण का खुलकर समर्थन करते रहे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी अपनी फिल्म राम जन्मभूमि को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सोमवार को इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। रिजवी पर आरोप है कि फिल्म के कई किरदार वर्तमान राजनीति के कुछ बड़े नेताओं से मिलते जुलते हैं। आरोप है कि ये फिल्म सियासी मकसद साधने के लिए बनाई गई है। फिल्म के लेखक और प्रोड्यूसर खुद वसीम रिजवी ही हैं। ये फिल्म 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में हुए गोलीकांड पर आधारित है। फिल्म में इस घटना के बाद देश में बने हालात को दिखाया गया है। रिजवी का कहना है कि उन्होंने किसी धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाया है और न ही किसी समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। उनको शर्म आनी चाहिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगाए गए विवादित पोस्टर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कैंट इलाके में पोस्टर लगाए थे जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवादित बातें लिखी हुई थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से शिवसेना के जिला प्रमुख अजय चौबे भी शामिल है। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कोर्ट ने 34 साल बाद किसी को सजा सुनाई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या के दोषी ठहराए गए नरेश सहरावत को उम्र कैद की सजा सुनाई तो वहीं यशपाल सिंह को मौत की सजा दी है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 35-35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पिछले हफ्ते इन दोनों को कोर्ट ने हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आज फैसला बड़े नाटकीय अंदाज में सुनाया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जज अजय पांडे ने कोर्ट रूम के बजाय ये फैसला पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप में जाकर सुनाया। पिछली सुनवाई पर 2 दोषियों में से एक पर कोर्ट रूम के बाहर निकलते ही अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमला कर दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला कोर्ट रूम की बजाय लॉकअप में सुनाया गया। दिल्ली पुलिस ने सबूतों के अभाव में 1994 में यह मामला बंद कर दिया था, लेकिन दंगों की जांच के लिए 2015 में बनाई गई SIT ने मामले को दोबारा खोला और आखिरकार 34 साल बाद पीड़ितों को इंसाफ मिला। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाक सेना ने एक बार फिर सीजफायर तोड़ा है। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की और मोर्टार दागे। पाक सैनिकों ने पुंछ में ब्रिगेड मुख्यालय को निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने भी पाक सेना की हरकत का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। शोपिया के नादिम गांव इलाके में सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ में 2 महिलाओं समेत 4 स्थानीय नागरिक भी घायल हुए हैं। मारे गए सभी आतंकी स्थानीय हैं।